आप सभी बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए आज के प्रकरण में आज से मैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी यानी कि जो साहित्य का इतिहास रहा हिंदी के साहित्य का इतिहास, इसमें मैंने जो सहयोग लिया पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को आज से मैं शुरू करूँगा। इनकी किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास भाई रामचंद्र शुक्ल जी। साथ में सहयोग के तौर पर मैं ऐसा ना हो कि कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ आदिकाल पर कुछ और कहा हो और पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कुछ और कहा हो, तो कहीं सुमन राजे ने कुछ और कहा हो, तो कहीं डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कुछ और कहा हो। ये अ, अगर कुछ कहा है और तो इन सबको एक साथ मिला करके मैं ये अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज से मैं आप लोगों को पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आइए उनके बारे में विस्तार से पढ़ा लेकर चलते हैं। आज का प्रकरण हमारा यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाई रामचंद्र शुक्ल। इससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले दोस्तों मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने से पहले पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में विस्तार से बता दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता दिया है, बच्चन सिंह जी के बारे में बता दिया है। खासतौर से ये 3 किताबें, साथ में डॉक्टर नागेंद्र जी के संपादकत्व में जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताब है, ये किताबें 4 किताबें अगर खास तौर से अगर पढ़ लिया जाए विशेष तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में कहीं कुछ दिक्कत आनी है। सिलेक्शन पक्का है और ये अभिमान नहीं बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे पढ़ाने का, मेरे जो सिलेबस तैयार किया गया उसका कॉन्फिडेंस है। अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो लगभग इन्हीं 4 किताबों से घुमा-फिरा करके आते हैं। तो आइए पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को शुरू करते हैं। आप लोग पढ़ना हो तो इस किताब से ज़रूर ले लीजिए, लेकिन इसके बारे में एक-एक लाइन करके मैं समझाते जाता हूँ क्योंकि इसी से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने साफ-साफ अपने जो आदिकाल प्रकरण 1 है, उसमें जो सामान्य परिचय दिया है उन्होंने, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने साफ-साफ अक्षरों में लिखा है, बस इसे समझने की बात है। उसमें जो एक-एक शब्द है, शब्दों का जो अर्थ अगर समझ गए तो जो प्रश्न पूछता है उसे पकड़ने में आसानी होगी। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने पहली लाइन में लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, ठीक है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव। इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य, जो हिंदी का जो साहित्य रहा है, इसकी उत्पत्ति, हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, उत्पत्ति उत्पत्ति या आविर्भाव बात एक ही हुई। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हिंदी साहित्य की उत्पत्ति या उसका आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से मानी जा सकती है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश, हमने पहले ही जब हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास रहा है उसमें हमने बता दिया है कि किस प्रकार से प्राकृत की 3 अवस्थाएं हुई, जिसमें पाली प्रथम प्राकृत शिलालेखी जिसे कहा गया, दूसरी प्राकृत जिसे प्राकृत कहा गया और तीसरी अपभ्रंश कहा गया। यही प्राकृत की तीसरी जो यानी कि अपभ्रंश अवस्था अर्थात प्राकृत, जो प्राकृत काल में हमने बताया कि पाली काल जब चला, पाली काल 500 बीसी से 1 ईस्वी सन तक चला, ठीक। उसके बाद प्राकृत काल चला, प्राकृत काल 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक, तथा अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, यह अपभ्रंश काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन तक चला। तो कहीं न कहीं हिंदी की जो शुरुआत है, इसे 5वीं शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी तक, 5वीं 6वीं 7वीं के आस-पास तक कहीं न कहीं इसमें जो नींव है वो पड़ने लगती है। तो इसी को उन्होंने कहा है कि इसकी जो नींव है, उन्होंने बताया साफ-साफ कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था प्राकृत और ये खत्म हो रही है, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ से इसकी नींव पड़नी शुरू हुई, लेकिन इसकी अंतिम अपभ्रंश अवस्था यानी कि लगभग 1000 ईस्वी के आस-पास में ही हिंदी की हिंदी साहित्य की उत्पत्ति माना जा सकता है। लेकिन इसकी नींव जो है कहीं न कहीं इस प्राकृत, प्राकृत का जो क काल चल रहा है, प्राकृत
अर्थात इसे रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत आभास भी कहा है। प्राकृत आभास से संबंध मतलब ये हो गया कि प्राकृत काल यानी कि 500 के बाद डायरेक्ट तो चली नहीं आई, यानी कि उसमें कुछ संक्रमण 100 साल इधर उधर रहा होगा। इसी प्राकृत काल के बाद से अपभ्रंश काल की जो स्थिति हुई, उसमें कई उदाहरण उन्होंने दिया है। उस उदाहरण के माध्यम से इसीलिए साफ साफ उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य की उत्पत्ति का साफ साफ उन्होंने बताया कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव उन्होंने माना है। आगे उन्होंने लिखा है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, अर्थात प्राकृत में जो रचनाएं हुई उसे गाथा कहा गया। याद रखिएगा कि प्राकृत में जो रचनाएं हुई उसे गाथा, क्या पूछता है कि जो प्राकृत की रचनाएं हैं उसे क्या कहा गया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो उसे उन्होंने गाथा या गाहा कहा है। ठीक है, गाहा बिगड़ा हुआ रूप थोड़ा सा। तो जो प्राकृत में रचनाएं हुई उसे गाथा या गाहा कहा गया है। वैसे ही आगे लिखा उन्होंने कि वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश में क्या उन्होंने कहा कि दोहा, दोहा या दूहा। यह प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश की रचनाएं को रामचंद्र शुक्ल ने बताया, क्या बताया, यह दोहों में की जाती है, या दूहा या दोहों में होती थी। और प्राकृत की जो रचनाएं हुई वो गाथाओं में हुई। तो जो प्राकृत काल की रचनाएं हुई उस काल की रचनाओं को गाथाएं, गाथा कहा गया है। और जो अपभ्रंश की रचनाएं हुई हैं उसे दोहा या दूहा के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, सूचना दिया है कि अपभ्रंश में दोहा या दूहा, दोहा का ही बिगड़ा हुआ रूप दूहा के नाम से ही अपभ्रंश में जो रचनाएं हुई या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य सम। दोहा का मतलब हो गया सीधे सीधे जिसमें काव्य भाषा का प्रयोग हो। काव्य भाषा किसे कहते हैं, अर्थात शास्त्रीय, शास्त्रीयता का जिसमें प्रयोग हो, जिसमें रस छंद अलंकार आदि लगा करके लय ताल आदि को जोड़ तोड़ कर बनाया जाता है। तो उससे बोलने में और सुनने में दोनों में ही हमें मधुरता आती है, यानी कि आनंदता आती है। तो वही काव्य भाषा यानी कि काव्य शास्त्री जिसमें रस छंद अलंकार आदि लगा करके किया जाता है। तो दोहा या दूहा, तो अपभ्रंश की रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने दोहा बताया है। ठीक है, तो अपभ्रंश की रचनाओं को दोहा, यानी कि अपभ्रंश में दोहा, दोहा की रचनाएं, जो भी रचनाएं उसे दोहों में रचनाएं हुई हैं, और प्राकृत में जो भी रचनाएं हुई है वो गाथा में हुई है। ठीक है, तो प्राकृत की रचनाओं को इन्होंने सीधे सीधे कहा गाथा, और अपभ्रंश की रचनाओं को दोहा या दूहा या इसे काव्य भाषा या चलती भाषा कहा गया। ठीक है, अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं को के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी, ठीक है, विक्रम संवत 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में 600 के बाद की स्थिति। ठीक है, लगभग 640 के आसपास या 43 के आसपास की बात माने तो 7वीं शताब्दी ही आती है, विक्रम की 7वीं शताब्दी। तो इसी शताब्दी के आसपास उन्होंने बताया है कि अपभ्रंश या प्राकृत आभास पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ मिलता है, पूछता है, ये प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश, ठीक है, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश या प्राकृत आभास या प्राकृत, प्राकृताभास, प्राकृताभास से संबंध में मतलब ये हुआ कि जैसे प्राकृताभास यानी कि कुछ अवस्थाएं प्राकृत की, क्योंकि प्राकृत के बाद ही अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। तो इसके और इसके बीच जो संक्रमण रहा होगा वही कुछ कुछ प्राकृत कुछ अपभ्रंश, तो प्राकृत आभास, अपभ्रंश या प्राकृत, इसी को उन्होंने प्राकृताभास कहा है। अर्थात कुछ प्राकृत की बातें, कुछ चीजें जो जो व्याकरण आदि या कुछ भाषाओं से जो मेल जोल होता है, यह प्राकृत और भ्रंश के बीच संक्रमण काल को इन्होंने प्राकृत आभास कहा है। उन्होंने कहा है
अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। अर्थात प्राकृताभास हिंदी के सबसे पद्यों का पुराना, तो इसमें जो हिंदी का जो पद्य है, इसके जो पद्य है या गाथा नहीं, दोहा 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 पद्य या दोहा, जो पद्य या दोहा कहे जाएंगे, इनका जो सबसे प्राचीन पता कहाँ मिलता है, तो ये जो सिद्ध हुए वज्रयानी सिद्ध हुए तांत्रिक तथा योग मार्गी सिद्ध, तांत्रिक तांत्रिक तथा योग मार्गी सिद्ध, योग मार्गी सिद्धों में मिलता है, याद रखिएगा। तो जो प्राकृताभास या इसमें जो पद्य रचनाएं हुई, इस पद्यों की जो सबसे प्राचीन जो अ, कहीं मिलता है, अगर प्रमाण मिलता है, तो वो तांत्रिक और योग मार्गिक सिद्धों की रचनाओं में, ठीक है, सिद्धों की रचनाओं। देखिए योग मार्गी सिद्ध कौन हुए, सिद्ध हुए उसके बाद नाथ हुए। योग मार्गी सिद्ध क्या हुए कि ये बौद्ध धर्म से ही, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान एक महायान। हीनयान उसे कहा गया जो अपने पुराने यानी कि बुद्ध के जो जो मूल उपदेश थे, उन्होंने मूल संविधान बनाया था, नियम बनाया था, उस नियम को लेकर चलने वाले जो अनुयायी हुए वो हीनयान के अंदर, अर्थात वो हीन रह गए, वो अपने बातों से जो उन्होंने पहले पाया था उसी के बीच में रह गए। और जिन लोगों ने कुछ नया सोचा, कुछ नई चीजों को भी अपनाना सोचा, तो ये महा महा हो गया, यानी कि महायान, महायान कहलाए। तो हीनयान और महायान में यही अंतर हुआ। बुद्ध के मूल उपदेश या मूल बातें, मूल संविधान, मूल नियम कानून को मानने वाले हीनयान कहलाए, और महायान उससे हटकर कुछ नई चीजों को जो अपनाने लगे, अपने से जोड़ने लगे, वो लोग महायान की तरफ गए। यहीं से यह महायान से एक माया, जैसे वज्रयान निकला, जिसमें माया जाल या इंद्र जाल या तांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक निकले। तो आज जो इंद्रजाल या तांत्रिक या जो ओझाई सोखाई या कुछ तरह से शक्ति वक्ति की बात जो की जाती है, वो इन्हीं लोगों की देन है, बौद्धों के ही देन है। बौद्ध बौद्ध का जो महायान निकला, महायान से ही जो वज्रयान से जो सिद्ध निकले, उस सिद्धों में तांत्रिक और योग मार्गी हुआ करते थे। जो तांत्रिक वो तंत्र मंत्र करते थे, तो तमाम चमत्कार किया करते थे, उन चमत्कारिकता दिखाते थे। और योग मार्गी सिद्ध, सिद्ध 84 सिद्धों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा विस्तार से, उसमें जो मूल होंगे उनके बारे में लिखवा दूंगा। 84 सिद्धों को देखना होगा तो रामचंद्र शुक्ल जी की किताब में दिया है। तो उन्होंने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ कहा है कि जो पद्य या दोहा है, इसका जो प्रमाण, सबसे प्राचीन प्रमाण अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, तांत्रिक तथा योग मार्गी सिद्धों की रचनाओं में, याद रखिएगा। अपभ्रंश या प्राकृताभास का जो पद्य या दोहा रहा है, जो रचा गया, इसका सबसे प्राचीन अगर कहीं मिलता है, प्रमाण मिलता है, तो ये तांत्रिक और योग मार्गी सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। तांत्रिक वो हुए जो माया या इंद्रजाल दिखाते थे, यही बौद्ध धर्म का महायान के वज्रयान से ही निकले, वज्रयानी सिद्ध निकले। सिद्धों को कनफटे भी कहा जाता था। ये तमाम तरह की मायावी आश्चर्यजनक चीजें दिखाया करते थे। वास्तव में क्या था, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म विज्ञान के बहुत करीब था। उस समय ही उन लोगों ने साइंस की चीजें, बहुत सी चीजें खोजी थी, जिसमें केमिकल आदि थे। उन केमिकलों को के बारे में इनके पास जानकारी हुआ करती थी, और उसी का ये लोग चमत्कार दिखाते थे। इसी को इंद्रजाल या महाजाल या माया करके ये लोग दिखाते थे। तो तांत्रिक या योग मार्ग के सिद्धों में मिलता है। इन्होंने साफ साफ लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, अर्थात प्राकृत में जो रचनाएं हैं उसे गाथा या गाहा कहा गया है, ठीक है। जो अपभ्रंश में रचना, प्राकृताभास में रचनाएं हुई, अर्थात प्राकृत की कुछ अवस्था अपभ्रंश की, और संक्रमण काल से लेते उसके आगे की स्थिति जो हुई, उसमें जो रचनाएं हुई उसे दोहा या दूहा कहा गया, ठीक है। दोहा या दूहा कहा गया, दोहा या दूहा।
अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी के पद्यों का अर्थात दोहों का सबसे पुराना पता हमें या प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? जो तांत्रिक हुए और जो योग मार्गी बौद्ध हुए, उनकी सांप्रदायिक रचनाओं में हमें इसका प्रमाण मिलता है। ये कब मिलता है? इन्होंने कब माना है? लगभग 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण या 7वीं शताब्दी, 7वीं शती, ठीक है। 7वीं शती का मतलब 600 के बाद यानी कि विक्रम संवत, अर्थात देखिए इसको मैं थोड़ा लिखवा दे रहा हूं ऊपर से। दोहा या दूहा, या पद्य, जो पद्यों में रचनाएं हुई, ठीक है। इन पद्यों का सबसे पुराना पता का सबसे पुराना पुराना पता कहाँ मिलता है? जो तांत्रिक हुए, ठीक है, तांत्रिक और योग मार्गी और योग मार्गी बुद्ध, बौद्ध सिद्ध, ठीक है, बौद्ध सिद्ध, ठीक है। दोहा या दूहा अर्थात जो अपभ्रंश में रचनाएं हुई उसे दोहा या दूहा कहा गया। यह पद्यों में हुआ करती थी। इसका सबसे पुराना पता यानी कि पता या प्रमाण, ठीक है, जो प्रमाण है यह कहाँ मिलता है? जो तांत्रिक यानी कि माया जाल रचने वाले हुआ करते थे, वज्रयानी सिद्ध हुआ करते थे, इनको ही यही योग मार्ग योग योग अपनाते थे, योग के मार्ग से भगवत कृपा पाते थे, जिसमें सूर्य और चंद्र को एक मिला करके जो नाड़ियां थी उनको नाड़ियों को मिलाते थे। तो तांत्रिक और योग मार्ग की बौद्ध सिद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचना है, ठीक है, सांप्रदायिक रचनाओं में मिलता है, रचनाओं में मिलता है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने कि दोहा या दूहा या पद्यों का सबसे पुराना पता हमें कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। ये कब मिलता है? ये 6वीं शताब्दी विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत 6वीं शती, ठीक है, अर्थात 7वीं शती। इन्होंने साफ साफ लिखा 7वीं शती का मतलब हो गया 600, अंतिम का मतलब नहीं कि 650 के बाद 670-80 या 643-45 या इस तरह से 670-80 या 90 इस तरह के लगभग 7वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि यह मिलता है। इसका सबसे पुराना पता हमें या सबसे पुराना प्रमाण जो दोहा या दूहा है इसका कहाँ मिलता है? तांत्रिक और बौद्ध सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में मिलता है, याद रखिएगा। आगे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि राजा भुंज और भोज के समय, आगे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने राजा भुंज और भोज का समय, मुंज और भोज और राजा भोज, इनका समय इन्होंने संवत 1000 संवत 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी माना है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ लिखा है कि मुंज और भोज का समय, ठीक है, कब है? लगभग 10वीं शताब्दी यानी कि 993 ईस्वी के आसपास। इस समय तक ये लिख रहे हैं कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, ठीक है, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, जिसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा गया, अर्थात जो अपभ्रंश यानी कि 500 ईस्वी के बाद, 500 के बाद और 1000 ईस्वी के बीच, इसके बीच जो रचनाएं हुई, इन रचनाओं का जो सबसे शुद्ध रूप हुआ, ठीक है,
शुद्ध अर्थात अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का शुद्ध रूप, ठीक है? शुद्ध रूप यानी कि 1050, 1050 या विक्रम, 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी के आसपास के समय तक काव्य काव्य भाषाओं में इसका प्रयोग होने लगा था। शुद्ध साहित्य या काव्य भाषा या शुद्ध साहित्य में प्रयोग होने लगा था। शुद्ध साहित्य से संबंध मतलब शुद्ध साहित्य में प्रयोग होने लगा था। शुद्ध साहित्य में प्रयोग हो रहा था। उन्होंने लिखा है साफ साफ कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का जो शुद्ध रूप है, अर्थात जो हमने गाथा से मैंने बताया, गाथा से अर्थ समझिए कि प्राकृत, जो प्राकृत काल की रचनाएं वो गाथाओं में हुई और दोहों में रचनाएं हुई अपभ्रंश काल की रचनाएं। तो अपभ्रंश काल की जो रचनाएं हुई, इसका जो शुद्ध पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, इसका जो शुद्ध रूप है लगभग राजा भुंज या भोज के समय तक 993 ईस्वी के आसपास शुद्ध रूप से साहित्य में इसका जो शुद्ध रूप था, इसकी पुरानी हिंदी का जो शुद्ध रूप था, पुरानी हिंदी का शुद्ध रूप कहाँ तक, लगभग राजा भोज या मुंज किया ना, यहाँ तक है इसका शुद्ध रूप प्रयोग हो रहा था। तो जब जब से पुरानी हिंदी का प्रयोग हुआ तब से ही, ठीक है, अर्थात उन्होंने लिखा कि अतः अतः हिंदी का, रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का आदिकाल आदिकाल संवत, देखिए विक्रम संवत की बात कर रहे हैं हम, विक्रम संवत 1050 या 900 993 ईस्वी मानना उचित होगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो नौ आदिकाल का जो समय इन्होंने माना, आदिकाल के जो प्राचीन काल प्रारंभिक समय, आदिकाल का प्रारंभिक समय वो 993 ईस्वी से शुरू माना, ठीक है, शुरू यानी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल उन्होंने माना वो 10वीं शताब्दी यानी कि 993 ईस्वी माना। और यहाँ से उन्होंने 1375 ईस्वी, ठीक है, 1375 ईस्वी नहीं संवत, 1375 संवत या 75 में से 57 घटा देंगे तो आ जाएगा 1318, 1318 ईस्वी तक का समय इन्होंने कहा कि हिंदी का आदिकाल 1375 से 993 यानी कि संवत 1050 या 993 ईस्वी से 1375 या 1318 तक मानना उचित होगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने यहीं पर इसे माना है। महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये जो समय इन्होंने माना, भोज का समय, महाराज भोज से हमीर देव, एक हमीर राजा हुए, हमीर देव, यानी कि यह जो समय इन्होंने हिंदी का जो प्राचीन काल, हिंदी का आदिकाल, इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने संवत 1050 से लेकर के 1375 संवत अर्थात 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच राजा भोज से हमीर देव के समय तक, हमीर देव तक का समय इन्होंने हिंदी का
आदिकाल निर्धारित किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। यद्यपि जन आगे लिखते हैं कि यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष अर्थात 713 ईस्वी में राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ मिलना बताती है। या इन्होंने स्रोत इसका लिया है शिव सिंह सरोज से। तो इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि इन्होंने कहा रामचंद्र शुक्ल ने कि इसका जो हिंदी का समय काल हमने जो निर्धारित किया 1050 विक्रम संवत 1050 से या 993 ईस्वी से राजा भोज से हमीर देव तक अर्थात 1375 विक्रम संवत अर्थात 1318 ईस्वी तक का जो हमने निर्धारित किया है, इसके बारे में वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि इसके में और भी विद्वान हैं जो इसको और पीछे तक ले जाते हैं। भोज से पूर्व पुरुष किसी का प्रमाण मिलता है, राजा भोज से भी पूर्व में कोई मिलते हैं जिनका नाम है पुष्य। पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों तथा अलंकार, दोहों में एक अलंकार ग्रंथ मिलता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। देखिए आगे लिखते हैं कि दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना लगभग इसे मिटाने जा रहे हैं, थोड़ा लिख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने आगे लिखा है कि जो आदिकाल है अर्थात 993 ईस्वी से 10 हो गया लगभग 11वीं ना, 1100 से 1200, ठीक है, ईस्वी की बात करिए, विक्रम संवत जोड़ लीजिए कि 57 साल जोड़ना उसमें, तो लगभग 1100 से 12 यानी कि 7 साल के बाद 11 साल हो जाता है, तो 1100 से 1200 या 1250, 100 से 150, उन्होंने कहा लिखा कि 100 से 150 वर्ष तक के भीतर यानी कि 100-150 वर्ष तक कोई विशेष रचना नहीं हुई, के भीतर विशेष विशेष रचनाएं नहीं मिलती हैं, रचनाएं नहीं मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी का जो आदिकाल रहा है, इस आदिकाल में जो हिंदी का प्राचीन काल या आदिकाल या शुरुआती काल रहा है, इसका संक्रमण काल तो अपभ्रंश के जो प्राकृताभास रहा है कि प्राकृत की अवस्था जो खत्म हो रही है, अपभ्रंश शुरू हो रहा है, वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं राजा भोज के समय तक से ही हिंदी में जो हिंदी का जो प्राचीन रूप या आदिकालीन रूप रहा है या पुराना रूप रहा हिंदी का, उसका प्रयोग राजा बुंज या राजा भोज के समय तक यानी कि 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी तक जो साहित्य उस समय हुआ करता था, उसमें शुद्ध रूप से काव्यों में प्रयोग होने लगा था। उस समय की साहित्यों में प्रयोग उसका शुद्ध रूप से होने लगा था, अर्थात वह जो भाषा रही, जो अपभ्रंश या बिगड़ी हुई भाषा या हिंदी की जो प्राचीन कालीन भाषा रही है, उसका शुद्ध रूप कहीं न कहीं 10वीं शताब्दी भोज तक हो गया था, तो उसमें होने लगा था। तो इसीलिए इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आदिकाल उन्हें राजा भोज या मुंज का समय अर्थात 993 ईस्वी अर्थात 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत यानी कि 1318 ईस्वी तक उन्होंने निर्धारित किया और उन्होंने साफ-साफ आगे बताया कि जो हिंदी का जो प्राचीन काल रहा है, उससे 100-150 साल तक कोई विशेष प्रकार की रचनाएँ नहीं मिलती हैं। लेकिन उस विशेष प्रकार की रचनाएँ नहीं मिलती हैं। इस काल में आगे लिख रहे हैं कि इस काल में कौन-कौन सी रचनाएँ मिलती हैं? इस काल में धर्म, नीति, श्रृंगार, धर्म की रचनाएँ मिलती हैं, नीतियों की रचनाएँ मिलती हैं, श्रृंगार की भी रचनाएँ मिलती हैं, हुँ? वीर रस की रचनाएँ भी मिलती हैं, ठीक है? धर्म 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 की रचनाएँ, श्रृंगार की रचनाएँ, नीति की रचनाएँ, वीर रस रचनाएँ यानी कि सब प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। सब प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। सब प्रकार की रचनाएँ
मिलती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा कि इस काल तक जो हिंदी का जो आदिकाल या प्राचीन काल रहा है, उससे 100 डेढ़ 100 वर्ष तक कोई विशेष रचनाएँ नहीं मिलती हैं। स्टेटमेंट पूछता है सर कि मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती है, बात सही है। पूछेगा कि हिंदी का जो आदिकाल या प्राचीन काल है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? 100 डेढ़ 100 वर्ष तक की विशेष रचनाएँ मिलती हैं? नहीं, लेकिन विशेष रचनाएँ नहीं मिलती है, बात सही है। इस काल में धर्म की भी रचनाएँ मिलती हैं, नीतियों की रचनाएँ मिलती हैं, श्रृंगारिकता की भी मिलती हैं, वीर रस आदि की भी रचनाएँ मिलती हैं। यानी कि 100 डेढ़ 100 के भीतर कोई विशेष प्रकार की रचनाएँ नहीं मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक वृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति पर विशेष रूप से बधी हुई पाते हैं। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ भारत पे, मुसलमानों के आक्रमण, ठीक है? मुसलमानों के आक्रमण से विशेष रचनाएँ मिलने लगती हैं, विशेष रचनाएँ मिलती हैं। ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इस अनिर्दिष्ट लोक वृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बधी बधाई पाते हैं। यानी कि मुसलमानों के आक्रमण के बाद से ये मानते हैं कि विशेष रचनाएँ यहाँ भारत में मिलने लगती हैं। यानी कि हिंदी का जो प्राचीन काल रहा है, उसमें मुसलमानों के आक्रमण के बाद से रचनाएँ विशेष मिलती हैं। यानी कि उसका प्राचीन काल रहा है, 100 डेढ़ 100 वर्ष तक कोई रचनाएँ उस काल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर की सभी प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। राज-आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं, राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। देखिए, प्रबंध परंपरा के बारे में रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं। इसको मिटा दे रहा हूं। अब यही रामचंद्र शुक्ल जी आगे प्रबंध परंपरा के बारे में बताते हैं। अर्थात परंपरा रासों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि जो रासो है, ये रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इस काल में, यानी कि हिंदी की प्राचीन काल में जो चारण हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, कवि और चारणों के बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। आगे कई प्रकरण ऐसे आएंगे। तो जो कवि या चारण हुआ करते थे, अपने राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, राजाओं को खुश करने के लिए नीति संबंधी रचनाएं करके सुनाया करते थे, श्रृंगार संबंधित रचनाएं सुनाया करते थे, वीर रस की रचनाएं सुनाया करते थे, और राजाओं के बारे में, जो राजाओं ने युद्ध लड़े थे या जो कार्य किया करते थे समाज के भीतर, उसकी प्रशंसा में वीर गाथात्मक रचनाएं या उनको खुश करने के लिए जो वीर गाथात्मक रचनाएं रच करके सुनाया करते थे, उसी को प्रबंध काव्य रासों के नाम से जाना गया। ठीक है? तो इन्हीं कवि और चारणों द्वारा जो सुनाया गया, उसको रासों के नाम से इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने इंगित किया है कि यह रासों के जो भी चारण या कवि सुनाया करते राजाश्रय में, राजाओं की वीरता के बारे में या राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिकता के बारे में, श्रृंगार रस आदि के बारे में, नीतियों के बारे में जो रचनाएं सुनाया करते थे, वही रासों के नाम से जानी गई। और यही कारण रहा है कि हमने, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। तो इसी रासों के कारण इन्होंने वीर गाथा कहा है। अर्थात इस काल को, हिंदी का जो प्राचीन काल है, उसे वीर गाथा काल नाम दिया, काल नाम रखा। तो कवि या चारण हुआ करते थे, राजाओं के संरक्षण हुआ करते थे, जो अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाया करते थे, उसके बदले में इन्हें कुछ उपहार स्वरूप मिला करते थे। तो हर व्यक्ति समृद्धि चाहता है, धन दौलत चाहता है, तो जो लिखा करते थे, कहीं न कहीं राजाओं को खुश करने के लिए लिखा करते थे ये लोग। और राजाश्रय में श्रृंगारिकता हुई, चाहे वीर रस की हुई,
चाहे अ, उनके नीतियों के बारे में हुई, उनके जो लिखते थे और उनकी राजाओं की प्रशंसा में वीरतापूर्ण जो रचनाएँ किया करते थे, उसी को प्रबंध काव्य रासों के नाम से जाना गया और इसी प्रबंध काव्यों के कारण ही इन्होंने हिंदी के जो प्राचीन काल रहा है, हिंदी का जो आदि काल रहा है, उसे इन्होंने साफ-साफ वीर गाथा काल रखा है। अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएँ ज़्यादा मिलने लगती हैं। हर व्यक्ति एक माहौल बन गया था कि हर एक राजा, चाहे प्रजा हो, राजा हो या कोई भी सेना हो, सेना का अधिकारी हो, सब मरने में या वीर कहलाने में या ऐसी प्रशंसा सुनने में अपनी ज़्यादा प्रशंसित होते थे और कवियों और चारणों को उपहार दिया करते थे। इसी कारण से इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा कि मैंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है। इसी क्रम में मैं जो मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह जी में बढ़ा करके इसके आगे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से निवेदन करूँगा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।